हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। और फिर हम आपके लिए व्याकरण के बहुत ही सारे महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं एचपी टेट एग्जाम के लिए। मैं आपसे यही कहूँगी कि हम हमेशा आपके लिए नए नए प्रश्न लेकर आते हैं, सारे विषयों से संबंधित प्रश्न लेकर आते हैं। आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हों। देखिए, मेन मोटिव क्या है, आप जितने भी व्याकरण के प्रश्न कर लीजिए, लेकिन सभी में आपके जो कंसेप्ट हैं वो धीरे धीरे करके क्लियर होते रहने चाहिए। क्योंकि एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गए, एक बार आपको तथ्य जो है वो समझ में आ गए, उसके बाद तो फिर कहते हैं ना कि आप निश्चिंत हो जाएंगे कि किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए आप आसानी से उसे हल कर सकते हैं। तो इसीलिए आज भी हम आपके लिए 30 प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए फिर व्याकरण संबंधी प्रश्न जो है वो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, किस शब्द में संयुक्त स्वर का प्रयोग हुआ है? संयुक्त स्वर का प्रयोग। अब यहाँ पर ना जैसे ही स्टूडेंट्स देखते हैं, सबसे पहले ना उनके दिमाग में बिना कुछ सोचे समझे संयुक्त शब्द सुनते ही क्ष, त्र, य ये सब ध्यान में आते हैं, जबकि ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं, संयुक्त अक्षर। हम संयुक्त स्वर की बात कर रहे हैं। और संयुक्त स्वर कुल मिलाकर कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं आपके संयुक्त स्वर? ए ओ और औ, जो कि आपका भिन्न भिन्न प्रकार से बनते हैं। जैसे कि ए है, आ के साथ ई मिलने पर आपका ए बनता है, आ के साथ आपका ए मिलने पर ए बनता है। तो ये सारे आपके जो है नियम हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन था ये, 1 सेकंड का, कि संयुक्त स्वर किस शब्द में प्रयुक्त हुआ है। अब कमल में केवल अ का स्वर है, कुछ नहीं है। नीरस में बड़ी की मात्रा और अ है, कुछ नहीं। किंचित में छोटी की मात्रा यूज हुई है, अ यूज हुआ है, कोई वो नहीं। लेकिन अंधेरा में ए की मात्रा का प्रयोग हुआ है, यानी ए आपका संयुक्त स्वर है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी ऑप्शन होगा। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, लेकिन समझना क्या था आपको कि संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए ओ औ। तो अब ये भूलेगा मत। संयुक्त स्वर ये 4, दीर्घ स्वर आपके 3, आ ई और ऊ, और आपके मूल या ऋस्व स्वर अ ई उ री। बस इतना सा याद कर लीजिए, आधे प्रश्न आपके ऐसे ही हो जाएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक से। आगे देखिए, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द। ये हमने एक बार पहले प्रश्न किया हुआ है, एक बार रिवीजन कर लीजिए। चंद्रहास, अब ये शब्द 2 चीज़ों से मिलकर बना है। चंद्र मतलब चांद। चांद की शेप कैसी होती है? क्या चांद की तो सारी शेप्स होती हैं, क्योंकि चांद घटता बढ़ता रहता है। लेकिन हास, हास का मतलब क्या होता है? हास, प्रयास, हंसना। और हंसने की इमोजी आपकी कैसी होती है? ऐसी, ठीक है ना। तो ये चांद का भी यही वाला रूप ले लीजिए, ऐसे करके, ऐसे कि चांद जैसे हंस रहा है। तो ऐसा ये किसकी शेप होती है? तीर की, तलवार की, भाले की या धनुष बाण की? तो ये आपकी तलवार की शेप होती है, इस प्रकार की। तो यहाँ पे चंद्रहास का पर्यायवाची भी तलवार ही होगा। तो कभी कभी जो ऐसे शब्द आ जाएं आपके पास, और ये में भी आपको लगता है ये वाला प्रश्न आसान है, लेकिन इससे आपको सीखना क्या है कि कभी भी आपके पास कोई ऐसा नया शब्द आ जाए तो कभी कभी आप उस शब्द को तोड़ कर देखिए, आपको उसका सही अर्थ जो है वो समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अब आपको याद होगा वर्ण में हमने क्या किया था? अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, लुंठित ध्वनि, प्रकंपित ध्वनि, पार्श्विक ध्वनि, कितनी सारी चीजें की थी। लेकिन कि पहला और दूसरा वर्ण कौन कौन से थे आपके? जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। उसमें हमेशा जो पहला और दूसरा वर्ण होता है वो आपका अघोष व्यंजन कहलाता है। अघोष व्यंजन, जिसमें आपकी उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, और जिनमें कंपन होता है वो होते हैं आपके सघोष, जो आपके तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण होते हैं। फिर आपके अल्प प्राण, महाप्राण क्या होते हैं? जिसमें पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। तो केवल ये नंबर्स याद रख लीजिए, आपकी आधी समस्या वैसे ही हल हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका ए ऑप्शन। उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? ड़ और ढ, जो द्विगुण व्यंजन भी कहलाते हैं, जो हिंदी के अपने व्यंजन है, जो संस्कृत से नहीं लिए गए। और अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? पंचमाक्षर, अंग, ईय, ण, न और आपका म। आगे देखिए, ध ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? अब उच्चारण स्थान पर आपने अक्सर देखा होगा, प्रश्न काफी हद तक अब हमेशा आने लगा है। किसी भी पेपर में जब भी आपका मतलब होता है तो उसमें उच्चारण स्थान वाला प्रश्न बहुत आता है। तो इसके लिए भी वही, हर वर्ग का अपना उच्चारण स्थान है। उसी प्रकार ध, ध किस वर्ग को बिलोंग करता है? त वर्ग को। त, थ, द, ध। तो ये जो त वर्ग है उसका उच्चारण स्थान दंत है। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन। जो मूर्धन्य है वो आपका ट वर्ग का है।
ठीक है ना। तालव्य जो है वो आपका च वर्ग का है, ओष्ठ जो है वो आपका प वर्ग का है। तो ऐसे करके आप चीज़ों को आसानी से सरलता से याद रख सकते हैं। आगे देखिए, किस शब्द में भिन्न संधि है, यानी कि चारों शब्दों में संधि तो है लेकिन किसी एक में डिफरेंट संधि है, तो वो देखते हैं। अच्छा, शब्द क्या है? कृदंत, तद्धित, प्रत्यय, उद्घाटन। तो चलिए देखते हैं, आप भी अपने एंड पे प्रयास कीजिए। कृदंत, कृदंत कैसे बनता है? कृत जमा अंत। आपको याद होगा मैंने व्यंजन संधि में कल हमने सेशन लिया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपके वर्ग के तीसरे वर्ण होते हैं, जैसे क का तीसरा क्या है? ग, क ख ग, च छ ज, तो जहां पर भी ग, ज, ब, द ये वाले वर्ण आ जाएं तो अधिकतर उनकी संधि विच्छेद करते समय पहला वर्ण आएगा। जैसे कि द च, ये त वर्ग का है तो त, तो कृत जमा अंत, तो यहाँ पे व्यंजन संधि हुई। तद्धित, ध कैसे बनता है? त और ह के मेल से, ये आप याद रख सकते हैं। ध त और ह के मेल से बनता है तो क्या बनेगा? तत् जमा हित तद्धित, तो यहाँ पर भी आपकी व्यंजन संधि है। और उद्घाटन, द आ गया तो फिर से त आएगा, उत् जमा घाटन, तो यहाँ पर भी आपकी व्यंजन संधि है। लेकिन प्रत्यय, प्रत्यय कैसे बनेगा? य पे फोकस है और य पर फोकस यण संधि में होता है, तो प्रति जमा अय, प्रत्यय, तो यहाँ पे आपकी यण संधि थी। तो और सही उत्तर भी आपका यही होगा क्योंकि यहाँ पर आपकी यण संधि है, बाकी तीनों में आपकी व्यंजन संधि है। आगे देखिए, भैरव शब्द में कौन सी संधि है? भैरव, अब एक तो ए की मात्रा है तो वृद्धि संधि हो सकती है, ठीक है ना, और एक अव, भैरव, अव, अव की ध्वनि है तो अयादि भी हो सकती है। तो सबसे पहले तो गुण संधि हटाइए, विसर्ग संधि हटाइए और व्यंजन संधि, ऑप्शन में बचा अयादि संधि। तो मतलब कुछ चीज़ें तो इतनी आसान है ना कि अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, आप सीधे सीधे जान सकते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, संधि में स्टूडेंट्स कहते हैं मैम नहीं याद होते हैं नियम, नहीं याद होते हैं। क्यों नहीं याद होते हैं? ए की मात्रा है, ए ओ, जो ज़्यादा ऐसे वृद्धि मतलब थोड़ा खोल के बोल रहे हैं ए औ, वो आपकी वृद्धि संधि है। ए ओ ये गुण संधि है, अए आए अव आव अयादि संधि है। तब भैरव, अब ए है तो एक तो ए है लेकिन अव, यहाँ पे भैरव में अव की ध्वनि जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अव बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? ओ जमा अन्य स्वर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? और वो अन्य स्वर भी कैसे डिसाइड होता है? व की मात्रा से, य या व की मात्रा से। तो व में अ है तो कैसे आएगा? भैरो, भैरो जमा अ, भैरव। अगर यहाँ पे भैरवी होता तो यहाँ पे भैरो जमा ई होता, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका अयादि संधि। आगे देखिए, उद्धरण का संधि विच्छेद क्या है? अभी मैंने आपको बताया था जहां पे भी ध आ जाए, जहां पे भी आपका ध आ जाए वहां पे त जमा ह, ये आपको जो नियम है वो याद रखना है व्यंजन संधि का। तो उद्धरण का क्या आएगा? उत् जमा हरण, कि त पे खत्म, ह से प्रारंभ, तो उत् जमा हरण। और याद रखिए त के नीचे हलंत, बार बार रिपीट कर रही हूं मैं, हलंत को मत भूलिएगा। तो उत् जमा हरण इसका सही संधि विच्छेद होगा। आगे देखिए, सुखी का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? भाववाचक संज्ञा सुखद। अब इनको ना जब भी ऐसे प्रश्न है वाक्य में प्रयुक्त करके देख लीजिए। आज मुझे कोई सुखद समाचार सुनाओ, सुखद मतलब सुख देने वाला, तो ये आपका हुआ विशेषण। फिर सुखमय, हम तो बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो सुखमय, सुख से पूर्ण, ठीक है ना, तो ये भी आपका विशेषण हुआ। सुख, जीवन में सुख दुख चलते रहते हैं, सुख का भाव, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा है। और सुखम, ठीक है ना, ये आपका संस्कृत में आएगा लेकिन हिंदी में नहीं होता, तो ये यहाँ पे गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन। आगे देखिए, रंग का भाववाचक संज्ञा क्या है? या यकीन मानिए भाववाचक संज्ञा पे प्रश्न ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपसे भाववाचक संज्ञा का प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा। तो रंग का भाववाचक, रंग कौन सी संज्ञा है ये भी आपको पता होना चाहिए। रंग एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। आपका हरा रंग, पीला रंग, ठीक है ना, और उसके बाद फिर आपका ये जब हम कहते हैं हरे रंग से होली खेल रहे हैं तो पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। फिर रंगाई, रंगत, रंगीन तो आपका सीधा ही विशेषण है। और राग, राग क्या होता है? संगीत जैसे कि, तो ये भाववाचक में आ गया। लेकिन रंगत, जैसे कहते हैं ना तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ी हुई है,
रंगत मतलब तुम्हारे चेहरे की जो हाव भाव है, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा है रंगत। आगे देखिए, क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं? अब क्रिया का रूपांतरण, रूपांतरण मतलब रूप में अंतर आना, और ये हम किस में करते थे? विशेषण में, सर्वनाम में, वाच्य में या कारक में? ये हम, अगर आपको अच्छे से याद हो, ये हम वाच्य में करते होते थे। वाच्य में कि जो क्रिया है उसका रूप किसके आधार पे बदल रहा है। अगर तो आपका कर्ता के आधार पे बदलता है तब तो वो आपका कर्तृवाच्य होता है, ठीक है ना। अगर आपकी जो क्रिया है वो कर्म के आधार पे बदलती है तो वो कर्मवाच्य होती है। लेकिन अगर वो कर्ता और कर्म दोनों के ही आधार पर क्रिया नहीं बदल रही, जहां पे भाव महत्वपूर्ण होता है, भाव प्रधान होता है, वहां पर आपका भाववाच्य होता है। तो वाच्य के ये 3 प्रकार होते हैं कि क्रिया को छांटना और उसके बाद देखना कि क्रिया किस आधार पे बदल रही है। तो इसलिए क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहा जाता है, ये याद रखिएगा आप। छोटा सा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। फिर अनासक्त का संधि विच्छेद क्या होगा? अनासक्त, आप चाहे संधि विच्छेद कह लीजिए, चाहे उपसर्ग प्रत्यय अलग करना कह लीजिए, तो अनासक्त का क्या होगा? और मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द सक्त नहीं होता, असक्त नहीं होता, आसक्त होता है। आसक्त मतलब कि आपको किसी चीज की हैबिट पड़ गई, आप किसी चीज के हैबिचुअल हो गए। तो यहाँ पे आसक्त के साथ फिर, अब ऑप्शन यहाँ पर एक ही है तो आसक्त यहाँ पे फिर अन ही आएगा। अन जमा आसक्त, अनासक्त। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन। आगे देखिए, व्याकरणिक दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है? याद रखिए, जब भी व्याकरणिक दृष्टि से भिन्न शब्द पूछा जाए तो आपको क्या देखना है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इस आधार पर कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, अव्यय है, क्या है। तो यहाँ पर देखिए भावी, भावी कौन होता है? जैसे ये हमारे देश के भावी सम्राट हैं, भावी मतलब कि होने वाले, तो ये आपका विशेषण शब्द हुआ। भावना, आपके मन की जो भावना होती है, या किसी का नाम ले लीजिए भावना, होगा ये दोनों ही अर्थों में संज्ञा शब्द, चाहे व्यक्तिवाचक ले लीजिए चाहे भाववाचक ले लीजिए, तो ये होगा आपका संज्ञा ही। अब तीसरे में देखते हैं भावनात्मक। अब इस जगह के साथ मेरे भावनात्मक संबंध हैं, भावनात्मक मतलब इमोशनल, तो ये भी आपका विशेषण हुआ। और भावपूर्ण, वो बहुत ही भावपूर्ण तरीके से मेरी ओर देख रही थी, यानी बहुत ही इमोशनल वे में, तो ये भी आपका विशेषण ही हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ आपका? भावना, जो कि आपकी व्यक्तिवाचक या भाववाचक संज्ञा हो सकती है। आगे देखिए, जगी वनस्पतियां अलसाई, मुंह धोया शीतल जल से। अब वनस्पतियां, वनस्पतियां क्या होती है? जैसे ये आपके ये फसल वगैरह लगी हुई है, ये आपके ये घास फूस पेड़ पौधे। अब ये अलसाई मतलब कि उन्हें आलस आया हुआ है, ये वो अलसी नहीं है जो अलसी, जो ये अलसी के बीज होते हैं। अलसाई मतलब वो आलस में है वनस्पतियां। मुंह धोया शीतल जल से, मतलब जैसे आप पेड़ पौधों के ऊपर जल छिड़कते हैं या वर्षा हो रही है तो उन्हें आलस था तो उनके ऊपर पानी छिड़क दिया गया। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्ति, यमक, श्लेष और मानवीकरण। सबसे पहले आपको क्या करना है? फिर वही ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। यमक अलंकार सबसे आसान है, कोई भी शब्द अगर 2 बार आए भिन्न अर्थों में, सबसे पहले तो इस पूरी पंक्ति में कोई शब्द दोबारा आया ही नहीं, तो यमक अलंकार तो सबसे पहले काटिए। दूसरी चीज अतिशयोक्ति अलंकार, बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया हो। अब यहाँ पे वनस्पतियां हैं, अलसाई हैं, अपना मुंह धो रही हैं पानी से, उसमें क्या बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है? सीधे तरीके से कहा गया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार भी नहीं है। फिर आता है श्लेष और मानवीकरण। श्लेष में क्या होता है कि शब्द एक बार आया है लेकिन उसके साथ वो भिन्न भिन्न संदर्भों में उसके अर्थ हैं, लेकिन वो संदर्भ भी ना दिए गए होते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है। लेकिन मानवीकरण अलंकार क्या होता है? जहाँ पे जो मतलब ऐसी जो चीज़ मानव नहीं है, पशु, ये मतलब पक्षी है, या पशु पक्षी भी छोड़िए क्योंकि वो तो सोते हैं, जागते हैं, अपना मुंह धोते हैं, लेकिन अब जैसे पेड़ पौधे हैं वो तो अपना मुंह खुद नहीं धोते ना, उनके मुंह धोने का मतलब है कि उन पर पानी छिड़का जा रहा है या वर्षा हो रही है। तो जो मानव की प्रवृत्ति शो करे, मानव की जो हरकतें हैं उनको शो करें, वहां पर आपका मानवीकरण अलंकार आता है। तो यहाँ पर भी वही है कि वनस्पतियों ने अपना मुंह धोया, जैसे कि मतलब मनुष्य या पशु धोता है, तो यहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार आएगा। तो ऐसे ही आपको जो अलंकार के प्रश्न हैं, स्टूडेंट्स को हमेशा डर रहता है थोड़ा सा अलंकार में, लेकिन आप ऐसे जो है प्रश्न जो है सॉल्व कर सकते हैं गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करके। आगे देखिए, मोर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अब कलापी, शिखी, वारुणी और सारंग। वैसे तो ये चारों ही शब्द आपके लिए हो सकते हैं नए हों, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, कलापी, शिखी और सारंग
तीनों के तीनों आपके मोर के पर्यायवाची हैं। लेकिन वारुणी, वारुणी किससे बनता है? वरुण, वरुण देव। आपने सुना होगा वरुण देव किससे संबंधित है? जल से संबंधित। तो वारुणी भी क्या होगा? जल से ही संबंधित। तो पानी, लेकिन पानी तो पुल्लिंग है, तो यहाँ पे वारुणी है। एक्चुअली वारुणी का मतलब होता है मदिरा, मदिरा, ठीक है ना, या जिसे आप कहते हैं शराब। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका सी ऑप्शन। आगे देखिए, पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो पक्षी का पर्यायवाची पखेरु, शकुंत, खग या मनीषी। तो यहाँ पे खग तो सबको पता ही है पक्षी का पर्यायवाची होता ही है, लेकिन शकुंत और पखेरु, ठीक है ना, तो ये तीनों भी आपके पक्षी के पर्यायवाची हैं, लेकिन मनीषी पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता। आगे देखिए, सारंग निम्न में से किस शब्द का पर्यायवाची है? अब एक तो मोर का पर्यायवाची है, ये तो हम देख ही चुके, लेकिन और किसका पर्यायवाची है? सूर्य, आकाश, शेर, चंद्रमा। अब कभी कभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी लगा देते हैं कि सारंग मतलब कि रंग के साथ। अब जैसे सूर्य, उसके एक दो भिन्न रंग हो सकते हैं, पीला, केसरिया। आकाश के भी इतने सारे रंग होते हैं, नीला, काला, सफ़ेद, सब कुछ होता है, तो उन्हें लगता है आकाश है। लेकिन सारंग जो है वो बेसिकली चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो याद रखिए, सारंग जो है वो चंद्रमा का भी पर्यायवाची है और आपका मोर का भी पर्यायवाची है। आगे देखिए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षक किस अलंकार के भेद हैं? किस अलंकार के भेद? अब अनुप्रास अलंकार तो खुद ही भेद है अलंकार का, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ये तीन होते हैं आपके अलंकार के भेद। शब्दालंकार कौन से होते हैं? जहाँ पे शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, कि जैसे अगर आपने वो वाला शब्द हटा दिया, उसकी जगह उसका कोई पर्यायवाची भी रख दिया, तो अलंकार खत्म। अब जैसे है काली घटा का घमंड घटा, ये आपका यमक अलंकार का उदाहरण है, शब्द अलंकार है। क्यों? क्योंकि घटा शब्द 2 बार आया है और वही खूबसूरती को बढ़ा रहा है। अगर मैं ये कहूँ काले बादल का घमंड घटा, आप कहेंगे तो साधारण सी पंक्ति, इसमें कौन सी मुख्य बात है? तो देखिए, शब्द बदलने से अर्थ वही था, घटा कह लीजिए, बादल कह लीजिए, एक ही अर्थ है, लेकिन शब्द बदलने से अलंकार खत्म हो गए तो वो होता है शब्दालंकार। लेकिन अगर आपका शब्द बदलने से कोई परिवर्तन ना हो, अर्थ बदलने से परिवर्तन हो, तो जहाँ पे अर्थ महत्वपूर्ण होता है वो होता है आपका अर्थालंकार। जैसे कि चांद सा सुंदर चेहरा, अब चांद की जगह मैं कह दूं शशि, शशि सा सुंदर चेहरा, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उपमा अलंकार तब भी रहेगा। तो ये जितने भी अलंकार हैं ये आपके अर्थालंकार के भेद हैं। उभयालंकार क्या होता है? उभय मतलब होता है दोनों, जहाँ पे शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों प्रयुक्त हों, तो ये याद रखिएगा। आगे देखिए, जहाँ 2 सवर्ण मिलते हैं वहाँ कौन सी संधि होती है? तो यहाँ पे चाहे सवर्ण कह लीजिए, चाहे सुजातीय वर्ण कह लीजिए, एक ही बात है। तो वहाँ पे हमेशा आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। दीर्घ स्वर संधि क्यों होगी? जैसे कि अ, आ, ये आपस में सवर्ण या सुजातीय वर्ण है, एक ही कैटेगरी के। ई, ये आपस में एक ही कैटेगरी के वर्ण हैं। उ, ये आपस में एक ही कैटेगरी के वर्ण हैं। तो ये तीनों किसमें प्रयुक्त होते हैं? दीर्घ संधि में। आगे देखिए, वाक्य के मुख्य अंग कितने होते हैं? मैंने अंग पूछा है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को अंग में और प्रकार में कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए, वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो तो 3 भी हो सकते हैं, 8 भी, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आप चूज कर सकते थे, कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। लेकिन यहाँ पे अंग पूछा गया है। अब ये जैसे शरीर के अंग होते हैं वैसे वाक्य के भी अंग होते हैं, और वो मुख्य 2 ही अंग होते हैं। कौन से? उद्देश्य और विधेय, जिसे आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, कि जिसके बारे में वाक्य है वो आपका उद्देश्य या सब्जेक्ट, और वाक्य का जो बाकी भाग बचा वो आपका विधेय या प्रेडिकेट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। आगे देखिए, फटती छाती, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? जैसे कहते हैं ना, तुम्हारी बात सुनकर मेरी छाती फट चुकी है। इसका मतलब ये होता है कि दुख से हृदय व्यथित होना, कि बहुत ज़्यादा दुख होना, कि जैसे कहते हैं मेरा दिल बिल्कुल टूट चुका है, बिखर चुका है। तो छाती फटना मतलब कि दुख से हृदय व्यथित हो जाना। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका डी ऑप्शन। आगे देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? और ये तो अच्छे से अब याद कर लीजिए, चाहे उत्पत्ति के आधार पर हो, चाहे रचना के आधार पर हो, 4 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से आपके? और उत्पत्ति कि कहाँ से शब्द जन्मा है। तो जैसे हिंदी जो है वो संस्कृत से जन्मी है, तो एक होता है तत्सम शब्द जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, एक होता है तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में आके थोड़े बदल गए, जैसे अग्नि का आग हो गया, पवन या वायु का हवा हो गया। उसी प्रकार होते हैं देशज शब्द,
जिनकी उत्पत्ति का हमें पता ही नहीं चलता, जैसे लोटा, पगड़ी, मुनिया। और फिर आते हैं आपके विदेशज, जो हम विदेशी भाषा से लेते हैं, जैसे कि अंग्रेजी के शब्द, पुर्तगाली के, उर्दू के, फारसी के, जापानी भाषा के, चीनी भाषा के। तो इसलिए उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के भेद होते हैं आपके, ठीक है ना, 4 प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। आगे देखिए, अघोष ध्वनि किसे कहते हैं? आपको याद होगा, अभी हमने पहले ही प्रश्न किया, अघोष ध्वनियां कौन सी होती हैं? किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा कॉलम, पहला और दूसरा कॉलम। तो देखिए, ग घ ये तो तीसरा और चौथा हो गया, तो सघोष हो गया। ड ढ ये भी तीसरा और चौथा हो गया, सघोष हो गया। द ध त थ द ध ये भी तीसरा चौथा हो गया, तो सघोष हो गया। लेकिन प फ ये आपके पहले और दूसरे कॉलम है, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका प और फ आपके अघोष व्यंजन है। आगे, निम्न में से भिन्न शब्द छांटिए। अब शब्द देखिए, अब कुछ नहीं आपको बताया गया, उपसर्ग प्रत्यय की दृष्टि से छांटना है, समास की दृष्टि से छांटना है, व्याकरणिक दृष्टि से, मतलब संज्ञा सर्वनाम की दृष्टि से छांटना है, कुछ नहीं बताया आपको। अब आपको चारों शब्द पढ़ के ही समझना होगा, और पेपर में बहुत बार ऐसा प्रश्न आता है, तो इतना तो आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। अपनत्व, ममत्व, देवत्व और पशुत्व। अब इतनी तो बात हो गई, जहाँ पे त्व आता है वो आपकी भाववाचक संज्ञा शब्द होता है। तो चारों भाववाचक संज्ञा तो हैं, लेकिन अब मुख्य बात आती है कि चारों बने किस शब्द से हैं। अपनत्व बना है अपना से, ममत्व बना है माँ से, देवत्व बना है देव से, और पशुत्व बना है पशु से। अब इन चारों में क्या कॉमन हो सकता है? 3 में, मतलब माँ, देव और पशु तीनों आपके जातिवाचक संज्ञा हैं। ये कॉमन है तीनों में, माँ, देव और पशु। लेकिन अपना, अब अपना जो है वो आपका सर्वनाम भी हो सकता है, या फिर संदर्भ के अनुसार विशेषण भी हो सकता है। जैसे अपना काम करो, अपना काम, या फिर हम कहते हैं अपने आप चली जाऊंगी मैं, तो ये आपका सर्वनाम या विशेषण कुछ भी हो सकता है संदर्भ के अनुसार। तो करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट ऑप्शन ही आएगा। तो ये भी आपको पहचानने की कला आनी चाहिए। आगे देखिए, किस शब्द में संधि और उपसर्ग दोनों हैं? अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट्स मोस्टली इसी में कंफ्यूज होते हैं। कुचक्र, कुचक्र कैसे बना है? कु जमा चक्र। अब इसमें कु उपसर्ग तो है, लेकिन संधि तो कोई है ही नहीं, क्योंकि कोई परिवर्तन ही नहीं आया। और संधि की सबसे पहली कंडीशन ही परिवर्तन है। जहां परिवर्तन नहीं है वहां पे संधि नहीं है। फिर विस्मरण, विस्मरण क्या होता है? वी जमा स्मरण। स्मरण मतलब कि याद करना, और वी मतलब भूल जाना। विस्मरण मतलब होता है भूल जाना। तो यहाँ पे भी आपका केवल उपसर्ग है, संधि नहीं है। तृष्णा, तृष्णा क्या होता है? त्रिश जमा ना। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोई उपसर्ग या प्रत्यय नहीं है, यहाँ पे केवल संधि है, कोई उपसर्ग प्रत्यय नहीं है। लेकिन सन्मार्ग, सन्मार्ग में क्या होता है? सत्य जमा मार्ग। अब यहाँ पे आपका सत उपसर्ग भी है कि अच्छा मार्ग, और यहाँ पे आपकी व्यंजन संधि भी है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका डी ऑप्शन। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। आगे देखिए, अधम, अधम का विलोम शब्द क्या होगा? परोपकार, उत्तम, श्रेष्ठ या उपकार। तो स्टूडेंट्स ना मोस्टली अधम को अधर्म से जोड़ लेते हैं, जबकि दोनों उल्टे हैं, मतलब भिन्न अर्थ हैं। अधर्म होता है कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं जो धर्म के अनुसार नहीं है। खैर, अधम भी थोड़ा बहुत उससे संबंधित ही है। तो अधम का विलोम होता है उत्तम, उत्तम अधम, ये चीज याद रखिएगा। आगे, अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द कौन सा है? अर्थ की दृष्टि से वारिद, घन, रत्नाकर या जलद। अब वारिद, वारी देने वाला, वारी मतलब होता है जल, तो जल देने वाला कौन होता है? ये द बादल। घन मतलब भी बादल होता है, और जलद जल देने वाला, ये भी आपका बादल ही होता है। लेकिन रत्नाकर, रत्नाकर का मतलब होता है समुद्र, जहां से हमें रत्न मिलते हैं, या फिर सागर। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका थर्ड ऑप्शन, जो कि बादल का पर्यायवाची नहीं, समुद्र का पर्यायवाची है। आगे देखिए, कौवे का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए, आज पर्यायवाची के हम काफी प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि ये आने हैं कम से कम 3 या 4 प्रश्न, तो इनका तो अभ्यास आपको करना ही पड़ेगा। तो कौवे का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? काग, काक, कान या कर्क। अब स्टूडेंट्स को लगता है कि जो कान है ना वो कान का हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। काग, अब वो माई रे माई मुंडेर पे तेरी बोल रहा है कागा, ठीक है ना? तो ये काग वही है, काग, काक, कान, तीनों ही कौवे के पर्यायवाची हैं। लेकिन कर्क, आपने सुना होगा कर्क राशि, वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कैंसर।
और ये वो बीमारी का नाम नहीं है। कर का मतलब होता है केकड़ा। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। आगे देखिए, किस शब्द में भिन्न कारक है। अब कारक पहचाना है और बेसिकली यहाँ पे आपको समास पहचाना है। तो रेखांकित, दो शब्द कौन से हैं, रेखा और अंकित, और इनमें संबंध कैसे बिठाया जाएगा। रेखा, हम कहते हैं ना रेखांकित शब्द जो रेखा से अंकित है, अंकित मतलब चिन्हित, तो रेखा से अंकित, तो यहाँ पे से या के द्वारा, और से या के द्वारा का कौन सा समास होता है आपका, करण तत्पुरुष। फिर आता है आपका तुलसीकृत, कृत मतलब रचा गया, और तुलसी तुलसीदास जी, तो तुलसी द्वारा कृत, तुलसी से या तुलसी के द्वारा कृत, तो ये भी वही है करण तत्पुरुष। मन घड़त, मन घड़त क्या होता है, हम कहते हैं ना मन घड़त बातें बनाना बंद करो, मन से गढ़ी हुई, यानी मन के द्वारा गढ़ी हुई, गढ़ी हुई मतलब रची हुई, तो मन से या के द्वारा गढ़ी हुई, तो ये भी आपका करण तत्पुरुष का ही उदाहरण है। तो तीनों आपके करण तत्पुरुष के उदाहरण थे, लेकिन सेवा निवृत्त, यहां पे भी क्या आएगा, सेवा से निवृत्त। अब यहां पे भी विभक्ति तो से है, लेकिन से विभक्ति केवल करण कारक की नहीं होती, और किसकी होती है, अपादान कारक की। और अपादान कारक कहां पर होता है, जहां पे अलगाव का भाव हो, अलग होने का भाव। तो सेवा निवृत्त क्या होता है, सेवा से निवृत्त, रिटायरमेंट की, सेवा से अब आपको मुक्ति मिल गई है, तो यहां पर आपका अपादान तत्पुरुष समास आएगा, अपादान कारक आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका डी ऑप्शन। आगे देखिए, निम्न में से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, नहीं शब्द भूल जाते हैं कभी कभी, ध्यान में रखना। विसर्ग संधि किसमें नहीं है, आविष्कार, आधा श आ गया, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपकी विसर्ग संधि आएगी, आविही जमाकार, दुष्कर आधा श है, फिर वही विसर्ग संधि, दुहु जमाकर, मृणमय, अब यहाँ पे ण है, श श स नहीं, तो यहाँ पे आपकी व्यंजन संधि हो सकती है। और बाकी नीरव का क्या आएगा, निही जमा रव, अब ये तो आप याद ही कर लीजिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड ही आएगा, लेकिन थर्ड ऑप्शन में आपने जान तो लिया कि व्यंजन संधि है, प्रॉब्लम आती है संधि विच्छेद में। तो मृणमय का याद रखिएगा, मृत जमामय, मृत जमामय मृणमय, ठीक है ना, ये इसका सही संधि विच्छेद होगा। आगे देखिए, निम्न में से किस शब्द में संधि नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर शब्द में संधि हो, कि बड़ा शब्द है तो संधि होगी होगी, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। सम्मुख, यहाँ पे है सम जमा मुख, सम्मुख। मनोहर, मनह जमा हर, मन को हरने वाला। मलयानिल, ये कैसे बनता है, मलय जमा अनिल, मलय पर्वत और अनिल मतलब हवा, तो मलय से, मलय पर्वत से आने वाली हवा, तो मलयानिल। यहाँ पे दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और दीर्घ स्वर संधि, लेकिन महिमामय। अब इसमें कौन से दो शब्द हैं, महिमा जमा मय, तो महिमा बिल्कुल अलग हो गया, मय बिल्कुल अलग हो गया, तो कोई संधि नहीं है, केवल और केवल समास है। तो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका फोर्थ ऑप्शन। और आखिरी शब्द में आपके लिए छोड़कर जा रही हूं प्रश्न कि अमय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा, और पीछे कोई भी अगर आपका प्रश्न है, और केवल पीछे वाले प्रश्न नहीं, किसी भी प्रश्न में अगर आपको कोई भी समस्या हो व्याकरण में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं क्वेरी, हम, ठीक है ना, मैं पर्सनली सॉल्व करूंगी उस वो क्वेरी को, पर्सनली आपको कमेंट करके उसका आंसर दे दूंगी। तो चलिए फिर आज के सेशन में इतने ही प्रश्न हैं। आशा करती हूँ कि इन प्रश्नों से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तब तक के लिए सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस जो है वो प्रॉपर्ली मिलती रहे। तो इसी के साथ हमें विदा दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।